हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पढ़ाई वाला वाईटी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट की वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। जो टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं वो हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ग्राफ, वीआई प्लॉट का, रेजिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टिविटी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड पावर। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सेल और ये सब के बारे में जाना हमने। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं। When we need to move the charges between two specified points, then the work done in doing so is called potential difference। ठीक है, अगर कोई हमें चार्ज है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है, तो जो वर्क डन होगा इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में, इसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, सो इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसको शो कैसे करेंगे? V का इसका सिंबल होता है एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, W से वर्क डन और ये पर यूनिट चार्ज। द यूनिट दैट इज़ यूज टू मेज़र इट इज़ वोल्ट। इसको वोल्ट में मेज़र करते हैं एंड वी कैन डिफाइन 1 वोल्ट एज 1 जूल पर कूलम। ठीक है, 1 जूल वर्क हो अगर 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कौन करता है? वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर इज़ यूज टू मेज़र दिस पोटेंशियल डिफरेंस। Then our next topic is Ohm's law. So according to this law, at constant temperature the current flow through the circuit is directly proportional to potential difference applied across the end of the conductor, that is V is proportional to I। तो ओम साहब का कहना ये था कि अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेम्परेचर वहाँ पे क्या रहे? कांस्टेंट। ठीक है, then the current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference applied across the end of conductor। अगर ये कोई कंडक्टर है, इसके across हमने V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी I, वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना इसमें से पोटेंशियल वर्क डन के लिए यूज़ होगा उतना ही यहाँ पे करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम रिमूव करते हैं तो R दैट इज़ रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी विल स्टडी इज़ वेरिफिकेशन ऑफ दिस ओम्स लॉ। सो इन दिस रियोस्टैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड। इसमें एक रियोस्टैट की ज़रूरत पड़ती है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसमें हम अगर रेजिस्टेंस है तो इसको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, इसका ये सिंबल होता है इंट्रोड्यूस्ड एंड सो दैट रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इन द फर्स्ट केस द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टैट इज केप्ट मिनिमम अकॉर्डिंगली एंड व्हेन वी स्विच ऑन, जब स्विच ऑन करते हैं करंट को, तो द एमीटर रिकॉर्ड्स मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड वोल्ट मीटर रिकॉर्ड्स द पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि I1 और V1। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने जब रियोस्टैट को मिनिमम पे रखा तो हमें ये रीडिंग मिली। फिर स्लाइड करते हुए रियोस्टैट को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, उसके बाद उसमें I2 V2 मिलती है रीडिंग। फिर 5 बार ऐसे ही करते हैं और फिर ये V1 I1 V2 I2 V3 I3 इस तरीके की रीडिंग लेकर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो एक बार सेटअप को देख लेते हैं कैसे वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो इसमें ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहेगा, जिसमें ये हमारा रियोस्टैट हो गया। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे V
वोल्ट मीटर है और ए मीटर है। फर्स्ट केस में जब इसको मिनिमम पे रखेंगे तो I1 V1 मिलेगा, फिर इसी तरीके से स्लाइड करके I2 V2 पाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से I3 V3 और ऐसे ही नेक्स्ट करके 5 रीडिंग ले लेंगे और फिर इनका क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ कैसा दिखेगा उसको देखते हैं। तो जब ग्राफ प्लॉट होगा V और I का तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। यही स्ट्रेट लाइन क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन आता है, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है। ये करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और इसका फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू वी आई, जैसे कि हमने देखा था ओम्स लॉ में कि V इज इक्वल्स टू आई आर हो रहा था। वहाँ से फिर ये I को इधर भेज दिया ट्रांसपोज करके, तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई आ गया। इसकी यूनिट ओम होती है, ठीक है। And we can define 1 ohm as the resistance is said to be 1 ohm when 1 volt of potential difference is applied which allows only 1 ampere current to flow through it, ठीक है। मतलब 1 volt हमने potential difference लगाया और इससे 1 ampere current flow हुई। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और उसका रिलेशन कैसे है। तो सबसे पहले आता है लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। वायर की लंबाई, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। मोर इज़ द लेंथ, मोर इज़ द नंबर ऑफ कोलिजन एंड मोर इज़ द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली हो क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज जो है वो एक दूसरे से टक्कर हो रही है, और जब टक्कर होएगी तो कोई चार्ज, वही है कि आपको अकेले चलने को कह दिया जाए तो आप अकेले चल लोगे, लेकिन अब 10 लोगों के साथ आपको चलने को कहा जाए तो आप उसमें धक्का मुक्की होती रहेगी और आप उतनी फ्रिक्वेंटली उतनी आसानी से नहीं चल पाओगे। तो वही सेम केस इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस के केस में होता है कि वो जितना उनको स्पेस मिलेगा वो आराम से मूव करेंगे, लेकिन अब ज़्यादा लंबी लाइन है, ज़्यादा भीड़ है, तो उसमें वो उतनी आसानी से मूव कर नहीं पाएंगे। तो इसका आ जाता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, ठीक है। देन नेक्स्ट है एरिया ऑफ वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ वायर। मोर द एरिया लेस इज द रेजिस्टेंस एज द नंबर ऑफ कोलिजन्स इज लेस एंड दे कैन पास ईजिली, ठीक है। अब सपोज़ ये इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, और ये इतना छोटा एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसमें से ना इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव करेंगे, ना कि इसमें पता चला इसमें 2 के लिए या 3 के लिए इजी मूवमेंट है और यहाँ पे 4 के लिए इजी मूवमेंट है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम लगेगा और इस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसमें इन्वर्स रेशियो होता है, इसमें क्या होगा, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन थर्ड चीज़ जो आती है वो ये है कि एरिया, नेचर ऑफ वायर, ठीक है। तो वायर का नेचर कैसा है, वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर है, उस पर डिपेंड करता है कि मटेरियल उसका कैसा है। कंडक्टर रहेगा तो बहुत अच्छा, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो चार्जेस ईजिली मूव करेंगे, तो इसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा। देन इंसुलेटर्स, ये बिल्कुल करंट फ्लो अलाउ नहीं करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है, मीडियम इसको समझ सकते हैं, रेजिस्टेंस इसमें रहेगा। देन आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर भी फैक्टर प्ले करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ प्योर मेटल्स, बट फॉर alloys it decreases with increase in temperature. Number of collisions are more, therefore resistance is more. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब टेम्परेचर है, ठीक है, किसी चीज़ का टेम्परेचर, मान लीजिए इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। हमने दोनों में सब कुछ लेंथ सेम रखी है, लेंथ एरिया दोनों सेम है, ठीक है, दोनों का। अब होगा क्या कि इसमें जो चार्जेस हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। हम जानते हैं टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, तो इनमें कोलिजन ज़्यादा होएगा और कोलिजन ज़्यादा होएगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसका टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें और ज़्यादा कोलिजन होएगा, ठीक है।
इसमें और ज़्यादा कोलिजन होएगा तो इसमें इसका रेजिस्टेंस और ज़्यादा मिलेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता जाएगा। नाउ कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स वी गेट R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये आ कैसे रहा है, हमने देखा कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन दोनों को कॉमन लिया तो हमें मिला कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम रो इंट्रोड्यूस करते हैं, रो L अपॉन A, और ये रो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? इन द अबव फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस इफ़ वी कंसिडर इट दैट लेंथ ऑफ वायर इज़ 1 मीटर एंड एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर, then resistivity is defined as the measure of resistance of 1 meter length and 1 meter square area। फॉर्मूला इसका होता है रो L अपॉन A, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन L। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ये 1 नंबर में पूछ लेता है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, वो सीरीज़ में है या पैरेलल में है, और उनका इफ़ेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज़। इन सीरीज़ द रेजिस्टेंस आर अटैच्ड एज शोन इन इधर, ठीक है। इसमें कैसे जुड़ा है? R1 के बाद R2, R2 के बाद R3, R3 के बाद R4, और सब एक कॉमन पोटेंशियल से जुड़े हैं, ठीक है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन जहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि जो रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूअस मैनर में जुड़े हैं, उनमें ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। इसमें ब्रांचिंग नहीं है। एंड इन सीरीज द करंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट नेवर चेंजेस। मतलब अगर यहाँ से सपोज I करंट चल रही है तो वही करंट आपको यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, और यहाँ भी मिलेगी, और यहाँ भी। मतलब कहीं भी आप रीडिंग लेंगे तो आपको सेम करंट I ही मिलेगी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? व्हेन डिफरेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, लेट्स से सम करंट I passes through resistance R1 and R2 and potential difference V1 and V2, ठीक है। अब सपोज़ हम कर लेते हैं कि यहाँ से I चली और यहाँ से होने के बाद I1 मिला, और यहाँ आने के बाद I2 मिला, ठीक है। और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V1 मिला और V2 मिला, ठीक। अब तो उसको कैसे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 मिल रहा है, लेकिन ये कॉमन तो V ही से ही आ रहा है, तो इनका सम क्या होगा? V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V होगा। उसी तरीके से ओम्स लॉ के थ्रू IR जो होगा वो क्या होगा? IR I1 R1 प्लस I2 R2, और यहाँ पे I1 और I2 दोनों सेम है। I है क्योंकि इसमें क्या होती है? करंट सेम होती है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2, एंड वी कैन राइट R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R। ये कैसे हुआ? IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 हो रहा है। यहाँ से I को कॉमन लेंगे तो ये I कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 निकलेगा। तो यही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज़ के लिए जो भी आपको रेजिस्टेंस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मिले उन सबको ऐड कर दीजिए जितना भी उनका ओम में दिया है, और वो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। देन नेक्स्ट आते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल के कनेक्शन में कनेक्शन कैसे होता है उसको देखिए। इसमें रेजिस्टेंस ब्रांच में जुड़े होता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से चल रही है तो यहाँ पे 3 आपको ब्रांचिंग हो जाएगी, और इसमें एक एक रेजिस्टेंस लग के फिर वापस ये इस तरीके से ऐड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्रांचिंग है
इसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। व्हेन डिफरेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, लेट्स से सम करंट I1 I2 passes through the resistance R1 and R2, ठीक है। अभी इजी के लिए इसको नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये I है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है कि करंट आपका सेम नहीं होता है, वोल्टेज आपका सेम होता है, ठीक है। V जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर वाले में सपोज़ I1 चला गया और नीचे वाले में I2 करंट चला गया, फिर ये इधर से निकला और वापस कंबाइन होके I करंट आपको मिलेगा, ठीक। तो अब होगा क्या इससे कि इसको कैसे लिख सकते हैं, I इज़ इक्वल्स टू I1 प्लस I2। हमने देखा I है, यहाँ से ब्रांचेस में गया और फिर वापस कॉम्बाइन होके I करंट मिला, है ना। I इज़ इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिख लिया। देन V अपॉन R इज़ इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। ये होगा ओम्स लॉ से। इसको V अपॉन R इज़ इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, ये इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब इसमें क्या किया कि ऊपर का जो V है ये देख रहे हैं कॉमन है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और ये 1 अपॉन R है क्या, यही ना एक्चुअल में इक्विवेलेंट है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 का इनवर्स, या फिर 1 अपॉन REQ करके लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट जब भी कंडक्टर से फ्लो करती है वो कुछ ना कुछ वहाँ पे एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज़ करती है, और इसी फेनोमेना को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, ठीक है। व्हेन करंट फ्लोज द इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड व्हेन दे मूव दे कोलाइड। हमने देखा ये रेजिस्टेंस होता है विथ ईच अदर, एंड व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उनका कोलिजन होगा, और जब कोलिजन होगा उससे हीट जनरेट होगी, और इसी हीट जनरेशन को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। If the current electric circuit is purely resistive, that is a configuration of resistors only connected to a battery, the source energy continuously go dissipated in the form of heat. अगर एक सिस्टम है जो प्योरली रेजिस्टिव है, मतलब उसमें सिर्फ रेजिस्टर्स ही लगे हैं, तो वहाँ पे, और उसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो वहाँ पे जो सोर्स एनर्जी है वो कंटिन्यूसली ख़त्म होती रहेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में सारी सोर्स की एनर्जी, बैटरी की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला बन के आता है वो देखते हैं। कंसिडर अ करंट I फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस across it be V। लेट T be the time during which charge Q flows, ठीक है। तो I हमारा करंट है, R रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, T टाइम है, और Q चार्ज है जो फ्लो कर रहा है T टाइम में। अब इसमें वर्क डन क्या होगा, इस चार्ज Q को पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस मूव करने में, तो W इज इक्वल्स टू VQ आया, ठीक है। अब ये V हमारा तो रहेगा, Q क्या हो जाता है, Q इज इक्वल्स टू IT होता है, ये हमने देखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू VIT, ठीक। यहाँ पे ये आया। दिस वर्क डन इज़ ऑल्सो इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर। यही वर्क डन जो है ये हीट कॉज करता है, तो इसका फॉर्मूला फिर आ गया H इज इक्वल्स टू VIT। अब ओम्स लॉ से वी नो V इज इक्वल्स टू IR, तो H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR इंटू IT, ठीक है। तो ये हो गया H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये इसी तरीके से अब इसको ट्रांसपोज करके I इज इक्वल्स टू
v बाई आर अगर रख रहे हैं तो फॉर्मूला निकल के आएगा h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी बाई आर। देन वी हैव जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल साहब ने अपना लॉ दिया हीटिंग इफेक्ट के लिए। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने स्टेट किया, जूल्स लॉ स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई, एच आई स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब जितना रेजिस्टेंस उतनी हीट, जितना करंट उतनी हीट। ठीक है, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम थ्रू विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के। अब इसी को जब हमने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के के रखा तो के इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, वेयर के इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। पावर का इन जनरल फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इन अ सर्किट और द वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है पर यूनिट टाइम में, उसी को पावर कहते हैं। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर का क्या मतलब होगा कि एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है पर यूनिट टाइम। अब इसको एनर्जी को हमने देखा ही है कि E इज़ इक्वल्स टू वी आई टी, या फिर हीटिंग इफेक्ट से देख ले तो H इज़ इक्वल्स टू वी आई टी था। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू वी आई टी अपॉन टी, ये टी टी कैंसिल होएगा और फिर पावर इज इक्वल्स टू वी आई, ये हो गया पावर का फॉर्मूला। अब फर्दर और भी फॉर्मूले डिराइव किए जा सकते हैं। V को आई आर कहते हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर आई, यानी आई स्क्वायर आर पावर का फॉर्मूला। तरीके से I हो गया V बाई आर। ठीक है, तो जब इसको कन्वर्ट किया P इज इक्वल्स टू वी आई था और यहाँ पे I की जगह पे रखा V अपॉन आर, तो ये हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये एक फॉर्मूला निकल के आया। इसकी यूनिट जूल पर सेकंड और वॉट होती है, जिसमें 1 किलो वाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट होता है, मेगा वाट इतना होता है और गीगा वाट इतना होता है। हॉर्स पावर इज 746 वाट को हॉर्स पावर कहते हैं। ये भी एक नंबर में पूछ लेता है कि हाउ मेनी वाट इज इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर। देन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलो वाट आवर। वाट तो पावर का था, किलो वाट आवर को कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं। और रिलेशनशिप बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल यहाँ पे निकाला है हमने। तो 1 किलो वाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट आवर। 1000 वाट जूल पर सेकंड होता है और आवर को 3600 सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो निकल के आया वो आया इतना जूल, यानी 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। दैन फिर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस पे भी क्वेश्चंस 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। अलग अलग आपको उसमें दिया रहेगा वैल्यू और आपको फाइंड करना रहेगा बिल का। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू एन वाट आवर अपॉन 1000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट। इसको और सिंप्लीफाई किया गया है एन पी इंटू टी इंटू 30, ये डेज़ हैं, 30 दिन या 31 दिन का अगर महीना है तो पूरे महीने के लिए फॉर होल मंथ। देन रेट क्या है पर यूनिट का, एंड देन 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे।